Hello dear friends, welcome to part 3 of chapter number 1 political science। और हम बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं सब कुछ एंड आई एम श्योर कि अगर आप बहुत कंसंट्रेशन से लेक्चर्स को सुनते हैं, नोट्स को 2-3 बार रिवाइज करते हैं, मैप्स वगैरह की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 99-100 फॉर श्योर आने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो हमने फर्स्ट 2 वीडियोस में पढ़ा है हम पहले उसे सम अप करने वाले हैं, उसके बाद नया टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 टू 1918। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 टू 1945। 1945 के बाद 2 सुपर पावर्स आ गई, एक थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस एंड दूसरी थी यूएसएसआर मींस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होने शुरू हो गई कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर क्यों हुई थी? क्योंकि डेटरेंस रिलेशनशिप था इन दोनों कंट्रीज का, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई फ्रॉम 1945। फाइन, अब देखिए जब ये दोनों स्टेट्स जो हैं अपने अलायंसेस इन्होंने बनाना शुरू किया और इन्होंने फॉर्मलाइज कर दी अपनी अलायंस को। ठीक है, जो यूएस है उसने नाटो को बना लिया, मींस एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1949 के अंदर, जिसकी वजह से उनकी जो वेस्टर्न अलायंस है वो फॉर्मलाइज हो गई। उसके बाद जो सोवियत यूनियन है उसने 1955 के अंदर वॉर्सो पैक्ट साइन किया, क्योंकि वो चाहता था कि ये जो नाटो का प्रेशर पड़ रहा है यूएसएसआर के ऊपर उसे हम जो है टैकल कर सकें। उसके बाद अप्रैल 1961 के अंदर यूएसएसआर को टेंशन हुई, कहीं जो क्यूबा जो कि एक कम्युनिस्ट छोटा सा आइलैंड था वहां पर यूएस अपना जो है रूल ना शुरू कर दे। इसकी वजह से 1962 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो है एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। एरेनाज का मतलब है किन एरियाज में ये कोल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, हम वो पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आपको पता है 2 सुपर पावर्स हो गई हैं। सुपर पावर मतलब ऐसी 2 स्टेट्स बन चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनका मिलिट्री, कल्चरल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पड़ रहा है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, अभी इस चीज को हम आगे भी समझेंगे। अब ये जो एरेनाज हैं, ठीक है, इसके अंदर बताया जाता है कि जो हमारी ये दोनों कंट्रीज थी इनके बीच में बहुत से क्राइसिस हो रहे थे, मतलब कोल्ड वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, टेंशंस क्रिएट हो रही थी, जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था और कई बारी तो वॉर्स भी हुई थी। कहाँ कहाँ पर वॉर हुई थी और उसकी वजह से बहुत से लोगों की भी डेथ हुई थी। तो जहां पर डेथ हुई है वो है 3 कंट्रीज जिसे आप याद रखोगे, वाक, वी फॉर वियतनाम, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कोरिया। तो यहाँ पर इन वॉर्स में जो है लोगों की डेथ भी हुई थी। पर देखिए ये जो वॉर्स हैं इनकी कुछ लिमिट्स थी कि जिसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं हो रही थी। ठीक है, इनकी कुछ लिमिट्स थी जिसकी वजह से कोल्ड वॉर जो है हम कहते हैं चल रही थी, हॉट वॉर नहीं हो रही थी, क्योंकि ये ग्लोबली वॉर्स नहीं स्प्रेड हुई थी। फाइन, अब देखिए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई हमारी यूएस और यूएसएसआर की 3 जगहों पर, KBC। ठीक है, KBC में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है, मतलब कि ये दोनों जो हमारी स्टेट्स हैं, अलायंसेस हैं, आमने सामने आ जाती हैं और बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है। नंबर 1 है K फॉर कोरिया, नंबर 2 है B फॉर बर्लिन, C फॉर कोंगो। तो KBC से याद रखोगे आप इन तीनों के बारे में। तो कोरिया जो हमारी ये कन्फ्रंटेशन हुई थी, दिस वॉज इन 1950 टू 1953। बर्लिन के अंदर हुई थी 5 साल बाद, 53 के 5 साल बाद 1958 टू 1962। ठीक है, और कोंगो के अंदर शुरुआती जो 1960s के ईयर्स थे, 61, 62, 63, इस टाइम पीरियड में कोंगो में भी बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो क्रिएट हो गई थी। अब जो हमारी नाम हमने पढ़ी थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो मेंबर्स थे वो किसी भी अलायंस के साथ नहीं थे। इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ना वो यूएस के साथ थे, ना वो यूएसएसआर के साथ थे। तो
इनके जो लीडर्स थे उन्होंने इस क्राइसिस में जो पीस और स्टेबिलिटी है उसे दोबारा से स्थापित करने की कोशिश की। नंबर 1 जो काफी बड़े लीडर है नाम के, वो है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने कोरिया के अंदर जो है हेल्प की थी कि थोड़ी शांति बनी रहे। उसके बाद नाम के एक मेंबर थे जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कॉन्गो क्राइसिस के अंदर काफी मीडिएटरी रोल जो है वो प्ले किया था कि शांति बनाए रखो, वॉर में नहीं हमने इसे कन्वर्ट करना इस क्राइसिस को। तो ये जो है नाम का एक मीडिएटरी रोल था कि बातचीत करके दो दुश्मनों के बीच में बातचीत करके जो है वो नाम ने काफी बड़ा रोल जो है वो अदा किया था। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है हमारा एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर का, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। दोनों यूएस और यूएसएसआर के बीच में बहुत कम कम्युनिकेशन थी। देयर वाज लैक ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन। डिप्लोमेटिक मीन सेंसिटिव चीजों के बारे में जब दो लोग बात करते हैं तो उसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक। तो कोई बातचीत नहीं थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, यूएस को लगता था यूएसएसआर के पास ज्यादा वेपन्स हो गए हैं और जो यूएसएसआर है उसे लगता था यूएस के पास बहुत ज्यादा है। तो इस कंपटीशन को स्टेबल रखने के लिए ये दोनों जो हैं अपनी वेपन का स्टॉक बढ़ाते रहते थे कि कभी हम ना वीक पड़ जाएं। तो इसकी वजह से काफी टेंशन क्रिएट हो रही थी कि ये दोनों जो हमारी अलायंसेस हैं वो अपना बहुत ज्यादा वेपन्स को स्टोर कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, अब देखिए सोच के देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है बुक में, क्या होता अगर गलती से किसी एक जगह से, दोनों जगहों में से एक जगह जो है दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देती। ठीक है, क्या होता कोई किसी जो एक्चुअल में ना यूएस से रिलेटेड कंट्री है ना यूएसएसआर से रिलेटेड कंट्री है, वो तीसरी कंट्री जो है वो अगर इन दोनों के ऊपर गलती से अगर कोई अटैक कर देती और दूसरे को लगता कि ये तो हमारे दुश्मन ने करा है, तो हमारे वर्ल्ड का आज पोजीशन क्या होती। तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत थी। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हमने खत्म करने की कोशिश करेंगे हम। अब क्यों करेंगे, क्योंकि एक नीड है कि हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो हमारी दुश्मनी को देख रहा है और वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने अपने ऊपर कहीं रिस्ट्रेंट लगाए, कहीं लिमिट्स लगाई। तो इसकी वजह से बहुत सी ट्रीटीज जो हैं वो साइन की गई बाय यूएस एंड यूएसएसआर। इसके अंदर क्या होता था कि दोनों स्टेट्स है हमारी सुपर पावर्स हैं, वो कहती थी कि हम या तो न्यूक्लियर या नॉन न्यूक्लियर जितने भी इनके पास वेपन्स हैं स्पेसिफिक रखते थे पहले कि इस वाले न्यूक्लियर वेपन को या तो हम लिमिट करेंगे कि इतने ही वेपन्स होने चाहिए दोनों के पास, या हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास एक भी नहीं होना चाहिए ऐसा न्यूक्लियर वेपन। तो ये ट्रीटीज के अंदर ऐसा किया जाता था और इन ट्रीटीज को बोला जाता था आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। आर्म्स का मतलब होता है वेपन, वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग को और अपने पास रखने को, उसको कंट्रोल करना था। अब 1960 से बहुत सी ट्रीटीज जो हैं इन्होंने साइन की, जैसे कि टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिलेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इन सारी ट्रीटीज के बारे में हम बात करेंगे जो 4th वीडियो है उसके एंड पोर्शन में। तो यहाँ पर आप उन सारी ट्रीटीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर के अंदर डिस्कस कर लिया कि वियतनाम, अफगानिस्तान, कोरिया के अंदर लोग मरे थे, केबीसी के अंदर डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन हुई थी, नाम ने काफी अच्छा रोल प्ले किया था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत थी, नीड थी हमारी और हमें ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। अब हम जा रहे हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है चैलेंजेस टू बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी का मतलब समझें, बाय मीन्स टू और पोलैरिटी का मतलब होता है पावर, इन्फ्लुएंस। तो दो हमारी सुपर पावर्स हो चुकी हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, यूएस एंड यूएसएसआर। उनका ये जो पोलैरिटी है, उनकी पावर जो कि मिलिट्री, कल्चरल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो दूसरों के ऊपर पड़ रहा है, उनसे ऊपर कोई और तीसरी कंट्री नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोई भी नई कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हो रही थी, उसके पास 3 जो है वो होते थे ऑप्शंस।
पहला था यूएस के साथ अलायंस में आ जाए, ठीक है, जिसे कि हम वेस्टर्न अलायंस भी बोलते थे, और या तो यूएसएसआर के साथ अलायंस में आ जाए जिसे हम ईस्टर्न अलायंस भी बोलते थे, या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन कर ले, मतलब किसी के साथ ना रहे, ये थर्ड ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है। जो यूएस के साथ लोग हैं, कंट्रीज हैं, उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर बोलते थे, यूएसएसआर के थे वो सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर थे, और जो नॉन अलाइनमेंट नाम के साथ थे वो थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर थे, ठीक है। अब जो ज्यादातर नाम के मेंबर्स थे वो 3 कॉन्टिनेंट्स से आते हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका का जो पोर्शन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा नाम है वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ था। देखिए, जो नाम है वो 3 मेन फ्रेंड्स थे, उनकी वजह से एस्टैब्लिश हुआ है। फर्स्ट है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं जोसेफ ब्रॉज टीटो, तीसरे हैं गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है। और ये तीनों जो हमारे लीडर्स हैं, इन्होंने 1956 के अंदर इनकी एक मीटिंग हुई थी जहां पर डिसाइड हुआ था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए, और 2 लीडर्स थे, सुकार्नो और ख्वामे नक्रुमा, ये दोनों जो हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे इस आइडिया को। तो 5 फाउंडर्स हैं हमारे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। उन्हें कैसे याद रखोगे आप कि संजय की जीके जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, संजय जीके। तो एस फॉर सुकार्नो, एन फॉर नेहरू जवाहरलाल नेहरू, जे फॉर जोसेफ ब्रॉज टीटो, जी फॉर गमाल अब्दुल नासिर, के फॉर ख्वामे नक्रुमा, ठीक है। तो जो आपका एस है वो आपको 4th नंबर पे लिखना है, बाकी सेम ऑर्डर में लिख देना है। अब देखिए, जो हमारे नेहरू हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जो ख्वामे नक्रुमा थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे घाना के, जोसेफ ब्रॉज टीटो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूगोस्लाविया के, सुकार्नो जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, और जो गमाल अब्दुल नासिर जिनका नाम बिल्कुल बीच में लिखा है वो इजिप्ट के रूलर हुआ करते थे, ठीक है। तो पीएम प्रेसिडेंट एंड बीच में जो है हमारे रूलर हैं, ठीक है। कंट्रीज आपको याद कर लेनी है कि ये 5 कंट्रीज की फ्रेंडशिप की वजह से नाम की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। अब देखिए, हमारा सबसे पहला समिट जो हुआ था नाम का, जहां पर काफी सारी कंट्रीज आई थी, टोटल 25 कंट्रीज आई थी, वो हुआ था 1961 के अंदर, ठीक है। मतलब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से 1 साल पहले हमारा पहला समिट हुआ है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से 1 साल पहले हमारा फर्स्ट समिट हुआ था, कहां पर? बेलग्रेड के अंदर, ठीक है, बेलग्रेड के अंदर 25 हमारी कंट्रीज आई थी उसके अंदर। अब ये जो पहला समिट था ये क्यों हुआ था, क्या जरूरत थी नाम बनाने की? देखिए, पहला है जो कल्मिनेशन का फैक्टर है, मतलब कि ये सब कुछ हो रहा है, उसका रीजन क्या है? वो है इन 5 कंट्रीज की फ्रेंडशिप। उसके बाद जो है दूसरा रीजन था इस फर्स्ट समिट का कि कोल्ड वॉर जो है वो काफी ज्यादा हो रही थी, इन दोनों कंट्रीज के बीच में टकराव बहुत था यूएस एंड यूएसएसआर के अंदर। आपको पता है कि अप्रैल 1961 के अंदर जो है उन्हें यूएसएसआर को डर लग रहा था क्यूबा के अंदर कि ये कभी अपना वो ना कर ले, कंट्रोल ना कर ले यूएस। उसके बाद था कि डीकोलोनाइजेशन हो रही थी, मतलब कि जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर बहुत सारी कॉलोनीज बनाई गई थी। तो अब क्या हो रहा था 1960s के अंदर, 1960 से पहले काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई थी। टोटल थी हमारी 16 अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो इनको भी देखकर कि इन्हें जो है थर्ड ऑप्शन में लेके आना है, तो नाम जो है वो स्टार्ट किया गया। जो हमारी लेटेस्ट हमारी जो समिट हुआ है वो है 18th समिट, मतलब हमारा 18 बार समिट हो चुका है नाम का। और जो 18th समिट है वो अजरबैजान के अंदर हुआ था, 2019 के अंदर हुआ था। टोटल कंट्रीज 120 कंट्रीज आ गई थी, ठीक है, 120 कंट्रीज आ गई थी, और 17 जो है वो ऑब्जर्वर कंट्रीज थी, मतलब अभी मेंबर नहीं बनी है ये 17 कंट्रीज, ठीक है, परंतु इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया था। तो 120 टोटल जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर आई थी। उसके बाद देखिए
हमारा जो नाम है वो अब होमोजीनस नहीं रहा, मतलब एक ही आइडियोलॉजी वाले यहाँ पर लीडर्स नहीं आते, एक आइडियोलॉजी वाली कंट्री नहीं है, बल्कि ये हेट्रोजीनस बन गया है, मतलब बहुत डाइवर्सिटी आ गई है नाम के अंदर आज के टाइम में। अब हम कैसे बता सकते हैं कि नाम क्या है, ठीक है, उसके लिए हमें बहुत सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि ये होमोजेनस नहीं रहा है, इसकी एक आइडियोलॉजी नहीं रही है। परंतु हम अगर कहें कि क्या नहीं है नाम के अंदर, वो है कि हम दोनों अलायंसेस में से कुछ किसी को भी ज्वाइन नहीं करने वाले, ठीक है। कई जो लोग हैं वो कहते हैं कि नाम जो है वो आइसोलेशनिज्म करता है, मतलब कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर होने का काम करता है, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है। नाम जो है वो आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी को नहीं अपनाता। ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी यूएस के द्वारा। जब यूएस की अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1787 के अंदर, तब से लेके जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी तब तक यूएस ने आइसोलेशनिज्म को जो है अडॉप्ट कर लिया था कि हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। परंतु ये जो हमारी नाम है वो एक्टिव मीडिएशन करती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत ज्यादा रोल है इसका। आपने पढ़ा है कोंगो क्राइसिस, कोरिया क्राइसिस के अंदर नाम के लीडर्स गए थे। ये चाहती है कि पीस और स्टेबिलिटी जो है वो हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर बना रहे, परंतु जो आइसोलेशनिज्म को फॉलो करते हैं उनका ऐसा कोई रोल नहीं होता वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और ना ही ये नॉन न्यूट्रलिटी है, मतलब कि न्यूट्रलिटी का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो कि आउट ऑफ द वॉर रहना चाहती है, कोई भी जंग हो रही है उसके बीच में पार्टिसिपेट करेगी नहीं, ना ही ये चाहेगी कि वॉर खत्म हो जाए, ना ही ऐसी कोई पोजीशन रखेगी कि ये वॉर अच्छी हो रही है, सही रीजन से हो रही है, बुरे रीजन से हो रही है। परंतु आपको पता है कि जो हमारी नाम है उसने बहुत कोशिशें की टू एंड द वॉर। इसे पता था कि ये चीज मॉरल नहीं है, इसलिए इसने कहा कि वॉर नहीं होनी चाहिए, और इसने बताया कि गलत है ये वॉर, ठीक है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने पढ़ दिया चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, मतलब नाम जो है वो एक तरह से चैलेंज बन गया इस बाइपोलैरिटी का कि दो कंट्रीज एक दूसरे में झगड़ रही हैं, उन्हें रोकने का काम कौन कर रहा था? नाम कर रहा था। तो उस बाइपोलैरिटी का चैलेंज कौन था? नाम था, ठीक है। तो हमने 3 ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया, फाउंडर्स ऑफ द नाम के बारे में पढ़ लिया, फर्स्ट समिट और 18th समिट के बारे में पढ़ लिया, आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी के बारे में पढ़ लिया। देखिए इस मैप से समझ लीजिए, ये जो येलो कंट्रीज हैं ये फर्स्ट ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर हैं, ठीक है, मतलब यूएस के साथ हैं, ठीक है। ये कनाडा हो गया, ये हमारा यूएस हो गया, तो ये सारी कंट्रीज हैं फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर। सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर है जो रशिया के साथ थी, यूएसएसआर के साथ थी। थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर वो थी जो कि नॉन अलाइनमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, या दोनों हमारी इन दोनों अलायंसेस के अंदर नहीं थी। आपको पता है ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, तो यूएस की होगी वेस्टर्न अलायंस, यूएसएसआर की होगी ईस्टर्न अलायंस। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच।